हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इस चैनल के माध्यम से लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू की है और इस बुक को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। वी ऑलरेडी डिड एंड अपलोडेड आवर फर्स्ट पार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। कल से हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरे पार्ट में फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। टुडे वी आर डूइंग आवर सेकंड पार्ट का सेकंड टॉपिक दैट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे बढ़ने से पहले हमने लास्ट वीडियो में दैट इज पीएम क्या क्या किया था, क्या क्या पढ़ा था, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इन द प्राइम मिनिस्टर चैप्टर वी सॉ दैट प्राइम मिनिस्टर चैप्टर डील्स विद द 3 आर्टिकल्स। ये 3 आर्टिकल से डील करते हैं, दैट इज आर्टिकल 74, 75 एंड 78। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किस किस सिनेरियो में हो सकती है, या प्राइम मिनिस्टर अगर कोई शख्स मेंबर भी नहीं है उसको किस कंडीशन के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, या अगर किसी शख्स के पास मेजॉरिटी नहीं है उसको किन परिस्थितियों में अपॉइंट किया जा सकता है एज अ प्रेसिडेंट और उस पर लिमिटेशन क्या होगी। ये सारा हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बताया गया। हाई कोर्ट की स्टेटमेंट 1980 में आई एंड सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट 1997 में आई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हमने ओथ पढ़ी। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ओथ इन केस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ओथ ऑफ ऑफिस एंड द ओथ ऑफ सेक्रेसी। फिर हमने ये भी देखा, क्योंकि हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसकी वजह से रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, इसलिए इस रियल हेड को सराहना देते हुए काफ़ी सारे लोगों ने इसको काफ़ी सारी चीज़ें कही। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड मॉडले ने फर्स्ट अमंग इक्वल्स बोल के इसे संबोधित किया। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि हमें पता है हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसकी वजह से जो रियल पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम के हाथ में है, वाइल द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड इन आवर कंट्री। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिकॉज in India, because the Constitution of India provides a parliamentary system of government, the Council of Ministers headed by the PM is the real executive authority, is our politico administrative system। कि जो real powers है वो किसके पास vested होंगी, वो vested होंगी in the Council of Ministers headed by the PM। द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होगी, उनका स्टेटस क्या होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये 2 आर्टिकल्स में डिफाइन किए गए हैं, दैट इज आर्टिकल 74 एंड 75। आर्टिकल 74 ये बताता है द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जबकि 75 हमें ये बताएगा कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 की जो हेडिंग है दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि वो एड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर, कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो हेड होंगे, और ये पूरी जो टीम जिसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है ये प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे। और प्रेसिडेंट हु शैल, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड शैल। शैल मीन्स जो भी एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जाएगी, प्रेसिडेंट को अपने फंक्शन उसी एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, कि उन्हीं एडवाइस के अकॉर्डिंग। हाउएवर यहाँ पे क्या है, द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस, कि जो प्रेसिडेंट हैं वो उनको ये बोल सकते हैं कि एक बार आप इसको कंसिडर कर लीजिए, बट आफ्टर द रिकन्सिडरेशन द एडवाइस टेंडर्ड ऑन द प्रेसिडेंट। इसकी एक कहानी है, कहानी सुनते हैं। जो शैल वर्ड है कि जो प्रेसिडेंट है, दिस इज अ ऑब्लिगेशन, कि प्रेसिडेंट को एड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम उनकी एड एंड एडवाइस के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, जैसा उन्होंने बताया है वैसा करना पड़ेगा। ये शैल वर्ड पहले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने शैल वर्ड को यूज़ किया, इम्पोज की एड एंड एडवाइस ऑन द प्रेसिडेंट। फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि रिकन्सिडरेशन के लिए वो बोल सकते हैं टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये रिकन्सिडर वर्ड
ये जो बोला गया था ये ऐड किया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तब तक जनता पार्टी हेडेड बाय द मोरारजी देसाई की सरकार आ चुकी थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। इसको किसी भी कोर्ट में जो भी एडवाइस दी जा रही है इस पर इंक्वायरी नहीं बिठाई सकती। तो आपने समझा 74 रिलेटेड टू द एडवाइस। एडवाइस अगर वो दे रहे हैं तो प्रेसिडेंट पे कितनी लागू होगी। प्रेसिडेंट को अगर वो एडवाइस ठीक नहीं लग रही है तो प्रेसिडेंट क्या आगे फर्दर स्टेप ले सकते हैं। उसके बाद ऐसी एडवाइस को कोर्ट में इंक्वायर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 74 के अंडर में है। नाउ कम्स टू द आर्टिकल 75 दैट इज अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर। आर्टिकल 75 में हमने देखा कि ये क्या बताता है, अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, सैलरी क्या होगी, ओथ, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें ये बताता है। 75 में इसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किए करेंगे और प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होंगे अगर मेजॉरिटी में कोई सरकार है। और अगर मेजॉरिटी में कोई सरकार नहीं है तो जो कोalition वाली सरकार है, जो गठबंधन वाली सरकार है, उसमें जो लार्जर पार्टी होगी, लार्जर पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। तो द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर। जो अदर मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिन लोगों को, जिन मेंबर्स को एडवाइस करेंगे, जिन मेंबर्स के लिए एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि इन्हें मिनिस्टर बनाना है, प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को मिनिस्टर बनाएंगे। दैट्स वाई हेयर इट इज रिटन द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फिर आता है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, कि कोई पार्टी है जो गवर्नमेंट बना रही है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर है वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये ओरिजिनली नहीं था, इसको ऐड किया गया बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसको ऐड किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि जो मिनिस्टर्स की जो काउंटिंग है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 545, और इसका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15% ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 81 सीट्स आती हैं। इट मीन्स 81 से ज़्यादा मिनिस्टर पार्टी में नहीं होने चाहिए, दैट इज़ 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नो मैटर जो पार्टी है जो मेजोरिटी में आई है या जो सरकार बना रही है उसका जो मेंबर है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, अगर उसे डिसक्वालीफाइड किया जा चुका है ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन, उसको मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर वो ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिसक्वालीफाइड है तो मिनिस्टर के लिए भी वो डिसक्वालीफाइड है। इस अमेंडमेंट एक्ट इसको भी, ये भी पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी 91st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। देन द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो मिनिस्टर है वो कब तक होल्ड कर सकते हैं ऑफिस, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट इन रियलिटी दिस इज़ नॉट ट्रू। इधर ये बोलने का मतलब है कि जब तक सरकार के पास मेजॉरिटी रहेगी, लोकसभा का कॉन्फिडेंस रहेगा, तब तक पार्टी बना के रख सकते हैं। एज सून एज दे लूज देयर कॉन्फिडेंस और मेजॉरिटी, सो आइदर दे विल रिज़ाइन, या वो रिज़ाइन कर दे या प्रेसिडेंट उस टाइम पे उन्हें डिसमिस कर देंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी टू द लोकसभा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू अ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स को जो ओथ दिलाई जाएगी, दो तरह की, डैट इज ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सेक्रेसी, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे जिस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर को दिला रहे थे। अब मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर जो कि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, उसको फिर भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर, बट हेयर इज अ लिमिट कि विद इन अ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ उसको किसी ना किसी हाउस का, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो मेंबर नहीं बन पाता देन ही और शी शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। सैलरी और अलाउंस तय किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट। नाउ कम्स टू द आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 डिफाइंस कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको किसके नाम पे लिया जाएगा, प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा, बट एक्चुअली में उन्हें ले कौन रहा है, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम ले रही है, क्योंकि जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो उनके हाथ में है। प्रेसिडेंट इज जस्ट अ नॉमिनल हेड इन इंडिया इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट जो है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी बन रहे हैं, एग्जीक्यूट करने हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट कराए जाएंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के नाम पे ही होंगी। Further, the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in questions on the ground of that it is not an order or instrument made or executed by the president। ये कोई भी चीज़ है उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता जो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी खुद नहीं कर रहे ना, उसको एड एंड एडवाइस किया जा रहा है, वो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स, प्रेसिडेंट रूल्स बना सकते हैं for the convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among the ministers of the said business। Article 78 defines the duties of the Prime Minister। We know that the Prime Minister, it is a communication bridge, important channel of communication between the Council of Ministers and the President। So, the Article 78 defines the duties of the Prime Minister। इट शैल बी कि जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन, वो सारे के सारे डिसीजंस एक को प्रेसिडेंट को बताया जाए, उन्हें ये पता हो, या प्रेसिडेंट खुद से किसी इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जाए। इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वेस्ट कि किसी कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, उसमें से किसी एक मिनिस्टर ने कुछ सबमिट कर दिया है प्रेसिडेंट के पास, उस टाइम पे प्रेसिडेंट अगर चाहे टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि उस मैटर को कंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भेज सकते हैं जब मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया हो और उसको कंसिडर ना किया हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर बताता है एज रिस्पेक्ट टू द हाउसेस, हाउसेस के रिस्पेक्ट में मिनिस्टर्स के क्या राइट हैं। तो मिनिस्टर्स के ये राइट है कि वो किसी भी हाउस में, नो मैटर वो लोकसभा के मेंबर हैं या वो राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर वो मिनिस्टर है तो वो दोनों में से किसी भी हाउस में दोनों में से जब भी उनका मन चाहे किसी भी हाउस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पार्टिसिपेशन अलाउड है, बोलना अलाउड है, लेकिन वोटिंग देना अलाउड नहीं है। वोट जो मिनिस्टर है वो उसी हाउस में करेंगे जिस हाउस के वो मेंबर हैं, लेकिन दूसरे हाउस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीटिंग्स में बोल सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। सो बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। देन नेचर ऑफ द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, कि जो हमने अंडर द आर्टिकल 74 हमने ये देखा कि मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम, वो कुछ एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उन्हीं एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला आर्टिकल 74 अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 74 प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। इसमें दो अमेंडमेंट आए थे, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। दो अमेंडमेंट इसमें आए थे, 42nd एंड द 44th। 42nd अमेंडमेंट हमारा 1976 में आया था एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये हमारा 1978 में आया था। 1976 में जो अमेंडमेंट आया था उसने क्या कहा कि जो एडवाइस होगी बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम वो बाइंडिंग होगी ऑन द प्रेसिडेंट। फर्दर द नेचर ऑफ द एडवाइस टेंडर्ड बाय द प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट, उसकी इंक्वायरी भी नहीं बिठाई जा सकती। एंड उसके बाद, और ये प्रोविज़न किस लिए आया था, टू एम्फेसाइज द इंटीमेट एंड द कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर्स। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 1971 में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाती है तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व नहीं होगी जब तक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होकर ना आ जाए। इट मीन्स प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऐसा टाइम नहीं होगा जहाँ पे वो अपनी पावर्स का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे क्या लिखा, इन 1971 द सुप्रीम कोर्ट दैट इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड द ऑफिस। आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी, कि आर्टिकल 74 जो है वो मैंडेटरी है एंड देयरफॉर द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि प्रेसिडेंट बिना एड एंड एडवाइस के काम कर ही नहीं सकते, काम नहीं करेंगे, बिकॉज आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी एंड अंडर द आर्टिकल 74 जो भी एड एंड एडवाइस है दैट आर बाइंडिंग इन नेचर। कोई भी एक्सरसाइज जो कि बिना एड एंड एडवाइस के की जाएगी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और उसको वायलेटिव माना जाएगा ऑफ द आर्टिकल 74। और
अगर वो वायलेटिव है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जा रहा है, देन इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया जा सकता है और उस पर प्रेसिडेंट पर चार्जेस लगाए जा सकते हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। बट इन 1974 में क्या कहा गया, द कोर्ट हेल्ड दैट कि वेयर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिस्फाई रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि कहीं पे भी अगर संविधान में लिखा है कि दिस थिंग रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उस सेटिस्फैक्शन को प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं माना जाएगा, बिकॉज वी नो डैट कि प्रेसिडेंट खुद से काम नहीं कर रहे हैं, उनको एड एंड एडवाइस किया जा रहा है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस वजह से 1974 में कोर्ट ने ये कहा था कि जहाँ पे भी ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उस सेटिस्फैक्शन को पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि दैट सेटिस्फैक्शन वो एक्चुअली में प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। वो किसका सेटिस्फैक्शन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ हुज एड एंड ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर एंड द फंक्शंस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। देन द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, किस तरह से अपॉइंटमेंट होगी? वी नो दिस थिंग अंडर द आर्टिकल 75, वी राइट दिस थिंग कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट। देन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि इन मेंबर्स को मिनिस्टर बनाया जाए। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो उन्हीं मेंबर्स को मिनिस्टर बनाएंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया है। तो यहाँ पे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट while the other ministers are also appointed by the president but on the advice of the prime minister. This means that the president can only appoint those persons as ministers who are recommended by the prime minister. Usually the members of the parliament, कि जो मेंबर्स पार्लियामेंट के हैं, चाहे वो लोकसभा से बिलोंग करते हो चाहे वो राज्यसभा से बिलोंग करते हो, उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं एज अ मिनिस्टर अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। अगर कोई पर्सन किसी दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है फिर भी उसको भी मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बट ऑन अ कंडीशन कि 6 महीने के अंदर अंदर ही मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अदरवाइज जो उसका मिनिस्ट्री पद है उसको सीज कर लिया जाएगा। अ मिनिस्टर हु इज़ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि किसी एक मेंबर है वो किसी भी हाउस का है, चाहे वो लोकसभा हाउस का है चाहे वो राज्यसभा का, उसको मिनिस्टर, लेट सपोज उसको मिनिस्टर बना दिया गया। लोकसभा का मेंबर था, उसको मिनिस्टर बना दिया गया। नाउ द लोकसभा मेंबर हैव द राइट टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स, टू अटेंड द जॉइंट मीटिंग, कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बोल सकता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, बट वोट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसी हाउस में है जिस हाउस का वो मेंबर है। Now comes to the oath and salary of ministers. Before a minister enters upon his office, अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर की तरह ही 2 तरह की ओथ लेनी होती है। इनफैक्ट ये ओथ भी सेम है, जो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं वही हमारे मिनिस्टर्स लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये ओथ क्या होती है? एक होती है ओथ ऑफ ऑफिस एंड द सेकंड इज ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ ऑफिस में क्या आ जाएगा? टू बियर द ट्रू फेथ एंड एलिजेंस ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to faithfully and consciously discharge the duties of his office, to do right to all the manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. ये हमने प्राइम मिनिस्टर के केस में भी ओथ्स पढ़ी थी, यही सेम ओथ्स हम मिनिस्टर के केस में भी पढ़ रहे हैं। ओथ ऑफ सीक्रेसी क्या होती है? कि कोई भी मैटर जो कि लाया गया है अंडर द कंसिडरेशन और बिकम्स नोन टू हिम एज ए यूनियन मिनिस्टर, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, उसको रिवील नहीं किया जाएगा। प्लस सिर्फ और सिर्फ किस केस में उसको रिवील किया जाएगा? एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एज सच मैनर। 1990 में क्या हुआ था? 1990 में एक केस हुआ था, एक हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे देवीलाल, उनको भी ओथ दिलाई गई। अब जब उनको ओथ दिलाई गई तो जो थे कुछ लोग, उन्होंने उस ओथ को जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने ली थी उसको चैलेंज कर दिया और उसको बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो ओथ है, ये जो ओथ है ओथ ऑफ ऑफिस एंड द सीक्रेसी, ये ओथ सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर के लिए ही इन ओथ्स को प्रोवाइड किया गया है। इस केस में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ये ओथ लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है और यही बेसिस था चैलेंज करने का। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट
अपहेल्ड द ओथ एज वैलिड, उन्होंने ओथ को वैलिड बताया। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, दे सेड कि जो ओथ ली गई है बाय द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वो वैलिड है। और उन्होंने कहा डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ए डिस्क्रिप्टिव ओनली, ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइबिंग नेचर का है। इसका मतलब ये नहीं है ओथ दिलाने से कि रियल पावर्स उनके हाथ में चली गई है प्राइम मिनिस्टर वाली, नहीं। दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव ओनली एंड सच डिस्क्रिप्शन डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट रूल्ड दैट the description of a minister as deputy prime minister or any other type of minister such as ministers of state or deputy minister which there is no mention in the constitutional does not vitiate the oath taken by him so long as the substantive part of the oath is correct। इसका मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओथ ली जा रही है, जो शपथ ली जा रही है, उसको कम आंका जाए अगर कोई दूसरा ले रहा है। यहाँ पे जो ओथ है वो वैलिड मानी जाएगी और पावर्स वगैरह नहीं है, ये बाकी के उनके साइड में अटैच जजमेंट थे। सैलरी और अलाउंस, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट डिसाइड करता है उसी तरह से सैलरी एंड अलाउंस ऑफ अ मिनिस्टर आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, दिस इज important। Responsibility, we know that in our India there is a parliamentary system of government, गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, तभी तो इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अब वो रिस्पॉन्सिबल होगी कैसे? फर्स्ट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में आता है? अंडर द आर्टिकल 75 इट क्लियरली स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिस इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल ही क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी ही पड़ेगी। सो आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है कि जितने भी मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो एक साथ काम करेंगे, उनका डिसीजन एक सा होगा, उनकी किसी मुद्दे पर राय एक सी होगी। अगर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ द डिसीजन, ओपिनियन में अगर डिफरेंस आ जाए फिर भी, क्योंकि हो सकता है इंसानी है, तो डिफरेंस में अगर ओपिनियन आ जाए तो उस टाइम पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो मिनिस्टर जो है जिसकी ओपिनियन में डिफरेंस आ रहे हैं, या तो वो रिज़ाइन कर दें या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि इसे डिसमिस कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या बोला गया? दिस मीन्स दैट ऑल द मिनिस्टर ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा फॉर ऑल ऑफ देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड द कमीशन। इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टीम की तरह काम करेगी, दे विल स्विम और सिंक टुगेदर। जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट पास हो गया है, सारे के सारे मिनिस्टर्स, नो मैटर चाहे वो लोकसभा में है चाहे वो राज्यसभा में है, रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा। अल्टरनेटिवली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं टू डिजॉल्व द लोकसभा ऑन द ग्राउंड दैट द हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शन। उनके पास ये राइट है कि वो ये बोल सकते हैं कि लोकसभा को डिजॉल्व कर दिया जाए। प्रेसिडेंट ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं मानेंगे, ऑब्लिक नहीं है, मैंडेटरी नहीं होगी प्रेसिडेंट पे ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है लोकसभा में। अगेन सी, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, उसने अपना कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर दिया लोकसभा में। नाउ जो उनकी एडवाइस है जो पहले बाइंड हुआ करती थी जब वो मेजॉरिटी में थी, अब वो बाइंड नहीं होगी। अब जो इलेक्शन जब होंगे, जब नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन के आएगी, या अगर गठबंधन की सरकार बनती है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, उसकी एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट चलेंगे। जो लॉस्ट कर चुकी है अपना कॉन्फिडेंस, जो मेजॉरिटी लूज कर चुकी है, उसकी एड एंड एडवाइस का अब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा प्रेसिडेंट के ऊपर। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सारे के सारे मिनिस्टर्स पे लागू होगा। ओके, इफ़ द डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग में कोई कुछ भी बोले बट जो भी डिसीजन ले लिया गया है वो सब पे लागू होगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजंस एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन आल्सो, अंदर भी एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट भी। अगर कोई भी मिनिस्टर डिसएग्री कर रहा है, disagree with a cabinet minister and is not prepared to defend it, तो वो रिज़ाइन कर दें या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि इसको डिसमिस कर दिया जाए। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, लाइक बी आर अम्बेडकर ने भी रिज़ाइन किया था क्योंकि उनका डिफरेंस आ रहा था विद हिज कलीग्स ऑन द हिंदू कोड बिल इन 1953। सी डी देशमुख थे जिनको रिज़ाइन करना पड़ा था क्योंकि डिफरेंस आ रहा था उनकी ओपिनियन में, वो नहीं थे एग्री उस बात से।
तो पॉलिसी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, आरिफ मोहम्मद ने रिजाइन किया था ड्यू टू द अपोजिशन टू द मुस्लिम वीमेन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स। तो इस तरह से मिनिस्टर्स रिजाइन करते आए हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, क्योंकि सारी की सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको एग्री करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा जो भी कैबिनेट ने जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है। अगर नहीं कर रहे तो वो रिजाइन करें। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ये हमने पढ़ा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कम्स टू द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 आल्सो कंटेन्स दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट स्टेट्स दैट, ये क्या बोलता है, द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। इसका मतलब ये है कि प्रेजिडेंट कभी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं इवन व्हेन, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रही हो, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सरकार में हो उस टाइम पे भी किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट ऐसे ही रिमूव नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट विल वर्क अंडर द एड एंड एडवाइस। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो किसकी एडवाइस मानेंगे, बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो उस टाइम पे वो कर देंगे। इन केस ऑफ, और ऐसा भी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी किसी से दुश्मनी निकालने के लिए या कुछ नहीं। In case of difference of opinion or dissatisfaction with the performance of a minister, the prime minister can ask him, या तो ओपिनियन में डिफरेंस आ रहे हैं या जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिससेटिस्फाई है मिनिस्टर की परफॉर्मेंस की वजह से, उस केस में वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर द प्राइम मिनिस्टर कैन एंश्योर, इस पावर को का एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए प्राइम मिनिस्टर कैन एंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक उन पर रूल्स नहीं डालोगे, बाइंडिंग नेचर नहीं डालोगे, तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के नहीं आएगी। और बी आर अम्बेडकर का बोलना भी यही था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड only through the instrumentality of the prime minister. Therefore, unless or until we create that office and endow that office with statutory authority to nominate and dismiss minister, there can be no collective responsibility। कि अगर कोई भी रूल्स एंड लॉस नहीं होंगे कि डिसमिस किया जा सकता है या लॉस पे नॉमिनेट किया जा सकता है, या जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि डिसमिस कर दिया जाए या रेजिग्नेशन मांग लिया जाए मिनिस्टर से। ये सारी चीज़ें रखना ज़रूरी है, तभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पाएगी। जब तक रूल्स नहीं होंगे तब तक वो क्या, हम भी लापरवाह, हमारे ऊपर रूल नहीं होंगे तो हम किसका कहना मानेंगे। फिर आता है हमारे पास नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक हमने क्या किया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ कम्स टू द नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटेन में क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, ब्रिटेन में किंग है, इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। जो रियल जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में है, अपने यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम, सेम एज ब्रिटेन। अब क्या होगा, ब्रिटेन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, अपने यहाँ पे कोई भी चीज़ है, प्रेसिडेंट साइन करते हो, काउंटर साइन नहीं होता है, कोई दूसरा मिनिस्टर उसको काउंटर साइन नहीं करता है। बट इन ब्रिटेन में काउंटर साइन किया जाता है बाय अ मिनिस्टर। सो एवरी ऑर्डर ऑफ द किंग फॉर एनी पब्लिक एक्ट इज काउंटर साइंड बाय अ मिनिस्टर। ये हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। अगर ऑर्डर में वायलेशन हुई किसी भी लॉ की तो मिनिस्टर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी, इसीलिए उसने काउंटर साइन किया है। और एक सेइंग है ना, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, इस वजह से यह काउंटर साइन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे रखा गया कि किंग पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, उसकी जगह कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड इन इंडिया यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोविजंस नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डर आया है साइन करने के लिए फॉर एन पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटर साइन बाय अ मिनिस्टर। ऐसा कोई रूल नहीं है अपने यहाँ पे और ना ही होता है। मोर ओवर द कोर्ट्स आर बैरिड फ्रॉम इंक्वायरिंग इन टू द नेचर ऑफ द एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। मोर ओवर कोर्ट भी दखल अंदाजी इसमें नहीं दे सकते जो भी एडवाइस है। इंपॉर्टेंट पोर्शन, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। 3 में क्या आ जाएगा, एक होते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, इट मीन्स मैक्सिमम 81 मिनिस्टर हो सकते हैं। इन मिनिस्टर्स में भी कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट फॉर्म बनाते हैं, कुछ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर्स, इन सबको कलेक्टिवली बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है कैबिनेट, सेकंड नंबर पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, थर्ड नंबर पे डेप्यूटी मिनिस्टर।
ओके, सो हमने कहा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें 3 आते हैं। पहला आ जाएगा हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारा पास स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स, एंड देन हमारे पास आ जाएगा डेप्यूटी मिनिस्टर्स। आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर द मोस्ट पावरफुल वन। ज़्यादातर जो कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इनकी मीटिंग होती रहती है, डिसीजन लिए जाते हैं। तो जो प्रैक्टिकली जो पावर का यूज़ हो रहा है वो बाय द कैबिनेट हो रहा है। प्रैक्टिकली जो पावर्स का यूज़ किया जा रहा है वो बाय द कैबिनेट, और उसके बाद जो भी डिसीजन है, जो भी चीज़ है, वो सारी की सारी इम्पोज हो जाती है ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट मीन्स जो थ्योरेटिकली जो पावर्स का जो यूज़ किया जा रहा है वो बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया जा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी, बट कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, अब दोबारा से देखेंगे हम। कैबिनेट मिनिस्टर प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा है पावर का, मोर पावरफुल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या हो जाएगा कि इस कैबिनेट मिनिस्टर्स में इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं, इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आएंगी। रिगार्डिंग होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो गई, एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी, एक्सेट्रा। मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स में आती हैं। स्टेट ऑफ मिनिस्टर 2 तरह के होते हैं। ठीक है, या तो ये इन्हें सपोर्ट करेंगे, या जो स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के इनको अटैच कर दिया जाएगा टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट, ये सपोर्ट करेंगे इन्हें। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि जो स्टेट ऑफ मिनिस्टर हैं इनको एक अलग से डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। इनका कोई अगर छोटा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री में तो वो इनको दे दिया जाएगा। इनको अलाउड नहीं है कैबिनेट मीटिंग में बैठना, बस चलते इनको स्पेशली इन्वाइट न किया गया हो। स्पेशली इनविटेशन पे जाएंगे। जैसे मान लो कोई स्टेट ऑफ मिनिस्टर है, वो सपोर्ट कर रहा है, उसको अटैच किया गया है कैबिनेट मिनिस्टर के डिपार्टमेंट से, उस टाइम पे उसको बुलाया जा सकता है कैबिनेट मीटिंग में, अदरवाइज ये लोग कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर इनको अटैच किया गया है, अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्ट्रीज को, तो ये काम किसके अंडर में करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर हेड होगा। ठीक है, और अगर इन्हें सेपरेट कोई डिपार्टमेंट दिया गया है तो उसमें ये अपने खुद के हेड होंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। बट अगर अटैच किया गया तो उस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर्स ऊपर होंगे। डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स को या तो अटैच किया जाएगा स्टेट ऑफ मिनिस्टर से, या इन्हें अटैच किया जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर से। इनके पास अपना कोई अलग से कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, या ये स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर हैड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं जैसे होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स। दे आर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट और दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द पॉलिसीज। उसके बाद जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होंगे, या तो उन्हें इंडिपेंडेंट कोई मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, या उन्हें अटैच कर दिया जाएगा। अगर उन्हें अटैच किया गया है उस टाइम पे जो हेड होंगे वो कौन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ वर्क रिलेटेड टू द मिनिस्टर्स हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में या तो उन्हें कोई काम दिया गया है रिलेटेड टू द मिनिस्ट्रीज, या उन्हें कोई डिपार्टमेंट दे दिया गया है जिसका वो चार्ज संभाल रहे हैं, और वो डिपार्टमेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। दोनों ही केसेस में जो सुपरविज़न होगा और गाइडेंस होगी वो किसकी होगी, अंडर द ओवरऑल चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। और अगर उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है किसी डिपार्टमेंट का, देन दे विल परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज, जो कि जैसे कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं वैसे वो करेंगे, क्योंकि उनके पास अब सेपरेट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। हाउएवर ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, बट स्पेशली इनवाइट करने पे ये कैबिनेट मीटिंग में बैठ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ स्पेशल इन्विटेशन। नेक्स्ट रैंक में जो आते हैं वो डेप्यूटी मिनिस्टर्स आ जाते हैं। दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, या तो इन्हें अटैच किया जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर से या मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, एंड असिस्ट दैम इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़। दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट एंड ये कैबिनेट मीटिंग अटेंड ही नहीं करेंगे। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं
कि एक और कैटेगरी हुआ करती थी, डेट इज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। दे आर द मेंबर्स ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज ऑल्सो नोन एज द मिनिस्ट्री। इनमें इनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता था। इनको सीनियर्स, जो इनके सीनियर मिनिस्टर्स थे, उनके साथ इन्हें अटैच किया जाता था एंड असिस्ट देम इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़। कि पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग कोई ड्यूटीज़ है तो उसमें इन्हें मतलब किया जाता था। पहले फेज राजीव गांधी के टाइम पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी। अब सिंस 1967 से नो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैव बीन अपॉइंटेड। एट द टाइम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आल्सो इंक्लूड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होते थे। द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर द पॉलिटिकल रीजन्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंस क्या है? सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे पास टोटल गवर्नमेंट आती है, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं टोटल, दैट इज 81 मैक्सिमम लिमिट तय किया, बट 81 की जगह वो 60-65 है अभी। तो 60-65 जो भी हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाएगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है, जो प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करता है अपनी पावर्स का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही निकल के आता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का। उसको हम बोलते हैं कैबिनेट, जहाँ पे सारी की सारी पॉलिसीज डिस्कस की जाती है, डिसाइड की जाती है, और जो भी डिसीजन आता है उसको इम्पोज किया जाता है ऑन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। डिफरेंस देख लेते हैं हम। हाँ, रोल ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का रोल क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। सी, पूरी रियल पावर यहाँ पे समाई हुई है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा तो है बट उसमें भी कैबिनेट मिनिस्टर। इट इज द चीफ क्राइसिस मैनेजर। इट डील्स विथ ऑल मेजर रिलेटिव लेजिस्लेटिव एंड द फाइनेंशियल मैटर्स। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या सीनियर सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट्स अगर हो रही है। एंड इट डील्स विथ ऑल फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स। डिफरेंस देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? 60-70 जो मिनिस्टर्स हैं उन पूरे को मिला के हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैक्सिमम ये 15% हो सकते हैं ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, दैट इज 81 मैक्सिमम जा सकते हैं। 81 से कम कितने भी, बट 81 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इट इज़ ए स्मॉलर बॉडी। ये कैबिनेट जो है वो स्मॉलर बॉडी है, 15 से 20 मिनिस्टर्स इसमें होते हैं, और कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही निकला है। 60 और 70 मिनिस्टर जो हमने यहाँ बोले, इसी में से ये 15 और 20 मिनिस्टर निकले हैं जिन्होंने कैबिनेट फॉर्म किया है। इसमें 3 कैटेगरी आ जाती है मिनिस्टर्स की, कैबिनेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। और कैबिनेट में तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही आएंगे। ओके, ये जनरली मीट नहीं होते, मीटिंग्स नहीं होती इनके बीच में यूजुअली एंड फ्रीक्वेंटली मीटिंग होती रहती है, वंस इन अ वीक, टू डेलिब्रेट एंड टेक डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेसेस। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितनी भी पावर है, हमने कहा कि दिस इज अ पावरफुल, वो सारी थ्योरी की फॉर्म में वेस्टेड है, बट प्रैक्टिकली उसे अगर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो कर रहा है कैबिनेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिटरमाइंड होंगे बाय द कैबिनेट। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, तो जो भी फंक्शन है वो डिटरमाइंड किए जाएंगे बाय द कैबिनेट। और जो कैबिनेट है, इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर। जो बाइंडिंग है उसमें डिफरेंस आ रहे हैं, वो रिजाइन कर दें। सारे के सारे डिसीजंस जो भी कैबिनेट ने लिए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे इम्प्लीमेंट होंगे, और ये सुपरवाइज करेंगे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 74 एंड 75। साइज क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है, जिस हिसाब से जैसे ज़रूरत पड़े उस तरह से वो अपना साइज़ बढ़ा सकते हैं, साइज़ कम कर सकते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट कितनी है। उसके बाद हमारे पास आता है कैबिनेट। कैबिनेट को अंडर आर्टिकल 355 में इंसर्ट किया गया था। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट नहीं था, इसको इंसर्ट किया गया 352 में। हमने इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी। नेशनल इमरजेंसी में अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में आया था, उसमें हमने ये देखा था कि उसमें ये लिखा था कि अगर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी, तो ये ज़रूरी है कि जो रिकमेंडेशन आए वो कैबिनेट से आए। ओके, उसमें उस पार्ट में पहली बार कैबिनेट वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई हेयर इट इज़ रिटन
It was inserted in Article 352 of the Constitution in 1978 by the 44th Constitutional Amendment Act. Thus, it did not find a place in the original text of the Constitution. Originally नहीं था ये, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको इंसर्ट किया गया। अब दोबारा से इमरजेंसी वाला चैप्टर में सेकंड पेज जो है आपका, सेकंड पेज में सेकंड थर्ड पैरा है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को अगर प्रोक्लेम करनी है नेशनल इमरजेंसी, देन इट इज़ मैंडेटरी कि जो रिकमेंडेशन है वो कैबिनेट से आए। इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द Parliament, Council of Ministers, whereas the Cabinet, it enforces the collective responsibility of the Council of Ministers to the Lok Sabha, that is lower house of the Parliament. So this is it. I hope you like it, like this chapter. You understand this chapter very well. Hope you are doing good. Thank you.